नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण जो चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है रासायनिक हथियार संधि कब हुई? रासायनिक हथियार संधि 1992 में हुई। कब हुई? 1992। ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था जिसके नेतृत्व में अल कायदा, जो आतंकवादी ग्रुप था उसका क्या नाम था? अल कायदा, ने 11 सितंबर 2001 को किस देश पे आतंकवादी हमला किया? अमेरिका पे। वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल का जल स्तर 2 मीटर ऊंचा उठता है तो कौन सा देश है जो सागर में यानी समुद्र में समा जाएगा? ऐसा अंदेशा है किसके बढ़ने से? वैश्विक तापमान के बढ़ने से। मालदीव। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से देश में है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। चीन ने भारत पे हमला कब किया? 1962 में। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए हमने। भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। 1974 में भारत ने कौन सा परमाणु परीक्षण किया था? पहला। टीबी, मलेरिया, डेंगू, बुखार और हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने कौन सा रूप धारण कर लिया था? औषधि प्रतिरोधक का। मानवाधिकारों को कितनी कोटियों में रखा है? मानवाधिकारों को परिभाषित किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। कितनी कोटियों में रखा है? 3 में। तो 3 कोटियां याद रखनी है अपन को। राष्ट्रीय हितों पे आधारित होते हैं। क्या होते हैं? गठबंधन। जो भी गठबंधन किए जाते हैं उनके पीछे राष्ट्रीय हित होते हैं। तो ये जो गठबंधन है ये राष्ट्रीय हितों पे आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर ये गठबंधन है ये या तो टूट जाते हैं या बदल जाते हैं। तो गठबंधन यानी मिलजुल कर कार्य करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है, उसको कहते हैं गठबंधन। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, उसे क्या कहते हैं? अपरोध। क्या कहते हैं? अपरोध। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अपरोध क्या है? तो अपरोध एक सुरक्षा नीति है। क्या है? सुरक्षा नीति है जो किसको रोकती है? युद्ध की आशंका को। युद्ध ना हो इसको रोकने का काम कौन करता है? अपरोध। सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो खतरे से आज़ादी है वो सुरक्षा का अर्थ है। बुनियादी अर्थ है कि सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ है वो खतरे से आज़ादी। बहुत ही संक्षिप्त और सरल तरीके से समझाने का मैं आपको प्रयास कर रही हूँ। अगर आपने राजनीति विज्ञान अब तक भी नहीं पढ़ी या आपकी समझ से बाहर है, क्योंकि कई बार कई ऐसे टेक्निकल शब्द हैं जो समझ से बाहर हो जाते हैं, तो सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? खतरे से आज़ादी। सुरक्षा से की जो पारंपरिक धारणा है, सुरक्षा की 2 धारणा मानी गई हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, या उसको अपारंपरिक भी कह सकते हैं। तो सुरक्षा की 2 अवधारणा है। पारंपरिक अवधारणा में खतरे को किससे मापा जाता है? सैन्य खतरे से, यानी सीमा सुरक्षा जो खतरा है, सीमा पे किसी देश को खतरा होता है उसको कहते हैं पारंपरिक धारणा। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा किससे संबंधित है? राष्ट्रीय सुरक्षा से। शक्ति संतुलन किस आधार पे कायम किया जा सकता है? तो शक्ति संतुलन को या तो सैन्य शक्ति बढ़ाकर या आर्थिक और तकनीकी जो ताकत है उसको बढ़ाकर शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अल कायदा, जो पीछे हमने बात की, एक आतंकवादी ग्रुप है जिसका नाम है अल कायदा, उसने अमेरिका पर आतंकवादी हमला कब किया? तो सितंबर 2001 को। नाटो सैन्य गठबंधन का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन था जो अप्रैल 1949 में किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका के नेतृत्व में ये ग्रुप बना था। ये सैन्य ग्रुप है, सैनिक संगठन है नाटो। जैविक हथियार संधि BWC कब और कितने देशों के बीच हुई थी? ये बिल्कुल आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़नी है। और जैविक संधि, रासायनिक सैनिक संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, परमाणु अप्रसार संधि, इनको हम सरल करके पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे। जैविक हथियार संधि कब हुई? 1972 में। कितने देशों ने भाग लिया? 155 देशों ने।
तो 1972 और देश कितने थे 155। जैविक हथियार संधि, रासायनिक हथियार संधि, जैविक हथियार संधि को BWC और रासायनिक हथियार संधि को इंग्लिश में बोलते हैं CWC। अब B पहले आता है, C बाद में आता है, और वैसे भी हिंदी में देखें तो जय पहले आता है और रा बाद में आता है। तो जैविक संधि पहले हुई 1972 में हुई, रासायनिक संधि 1992 में हुई, जो कि 20 साल बाद हुई है। और देश जैविक संधि में 155 देश थे और रासायनिक हथियार संधि में देश शामिल हो जाते हैं 181। देश भी बढ़ जाते हैं और साल भी बढ़ जाती है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM, जिसको संक्षिप्त में बोलते हैं ABM, ये कब हुई 1972 में। तो एंटी बैलिस्टिक यानी ABM और BWC, A और B दोनों संधि 1972 में हुई है। एंटी बैलिस्टिक संधि किसके बीच हुई? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। परमाणु अप्रसार संधि, ये आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी 1968 में। अप्रसार, ए और 68 ऐसे याद रखनी पड़ेगी आपको, अप्रसार और 68। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की कितनी और कौन सी कोटियां निर्धारित की हैं? तो ऊपर हमने देखी थी 3 कोटियां। अब कौन सी में? एक तो राजनीतिक अधिकार, एक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की कोटि, और एक रखी है मूलवासी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की कोटि। 3 कोटियां होगी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और मूलवासी और अल्पसंख्यक। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन से? एक तो मानव की सुरक्षा हो और एक विश्व की सुरक्षा हो। 2 इसमें धारणाएं शामिल होती हैं। कौन से में? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में मानव की भी सुरक्षा हो और विश्व की भी सुरक्षा हो। विश्व की 50% आबादी कौन से देशों में निवास करती है? तो ये लगभग एशिया के देश हैं, चीन, भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया। ये एशिया का देश नहीं है, बाकी बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। अप्रवासी से आप क्या समझते हैं? वे नागरिक जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं अप्रवासी। शरणार्थी, तो शरणार्थी विकट परिस्थितियों में बनते हैं, तो ये हमें ध्यान है। तो वे नागरिक जो युद्ध या प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए या कोई राजनीतिक उत्पीड़न हो तो वो लोग अपना देश छोड़ने पे मजबूर होते हैं, उन्हें कहते हैं शरणार्थी। आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहा जाता है? तो वे नागरिक जो किसी कारणवश अपना घर बार छोड़ते हैं लेकिन राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही रहते हैं, उन्हें कहते हैं आंतरिक रूप से विस्थापित। 2019 में एक महामारी जो कि दुनिया में तबाही का रूप बनी या कारण बनी, वो कौन सी थी? कोविड, जिसको कोरोना कहते हैं। अपारंपरिक खतरों से कैसे बचा जा सकता है? परस्पर सहयोग द्वारा ही बचा जा सकता है। अपारंपरिक खतरों में हमने ऊपर देखा था अपारंपरिक सुरक्षा कौन सी होती है? एक तो मानव सुरक्षा, एक विश्व सुरक्षा। और इससे कैसे बचा जा सकता है? परस्पर सहयोग करके ही। विश्व के विभिन्न देश आपस में सहयोग करेंगे तो ये जो अपारंपरिक सुरक्षा का मुद्दा है, इसको हल किया जा सकता है। भारत के सामने कौन से खतरे मौजूद हैं? एक तो पारंपरिक भी है और अपारंपरिक भी है, यानी भारत को सीमा सुरक्षा भी करनी है, तो भारत के अंदर जो मानव सुरक्षा है, विश्व सुरक्षा है, उसके मुद्दों पे भी मिलजुल कर काम करना है। 1990 के दशक में ब्रिटेन में कौन सी महामारी फैली थी? मैड काऊ। दुनिया में सर्वाधिक HIV एड्स पीड़ित लोग कौन से महाद्वीप और देश में रहते हैं? अफ्रीकी महाद्वीप में रहते हैं। आतंकवाद सुरक्षा की कौन सी श्रेणी में आता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं अपने। आतंकवाद है वो सुरक्षा की कौन सी श्रेणी में शामिल किया जाता है? अपरंपरागत श्रेणी में। 1994 में रवांडा में कौन सी जनजाति के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था? देश कौन सा है? रवांडा। और जनजाति कौन सी थी? वो बतानी है। तुत्सी जनजाति और हेतु जनजाति के बीच। सुरक्षा की 2 अवधारणाएं कौन सी हैं? तो पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से आप क्या समझते हैं? तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सुरक्षा का अर्थ है राष्ट्रीय सुरक्षा। जो परंपरागत धारणा है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से लिया जाता है। तो ये जो धारणा है इसमें सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है
और इस खतरे में कोई दूसरा देश सैन्य हमले की धमकी देकर उस देश की संप्रभुता को, एकता को या क्षेत्रीय अखंडता जैसी जो भी केंद्रीय मूल्य हैं उनको खतरा पहुंचाते हैं। सुरक्षा की इस धारणा में युद्ध के साथ साथ आंतरिक अशांति जैसे गृह युद्ध का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार के खतरों से अधिकतर विकासशील और गरीब देश हैं वो पीड़ित हैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अनुसार बताइए कि युद्ध की स्थिति में किसी देश या सरकार के सामने क्या विकल्प होते हैं, कैसे वो बच सकता है, कौन से विकल्प हैं उसके सामने। तो उसके सामने विकल्प हैं वो हैं कि वो आत्मसमर्पण करे या तो, तथा दूसरे देश की बात को बिना युद्ध के ही मान ले। और दूसरा है युद्ध से होने वाला जो विनाश है उसको किसी हद तक बढ़ने से रोका जा सके। और दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से बाज आए। अपनी सुरक्षा करना, हमलावर देश को पराजित कर देना भी इसमें विकल्प रहता है। शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं और इसे कैसे कायम किया जा सकता है? तो शक्ति संतुलन का अर्थ है, सामान्य जो अर्थ है वो है शक्ति को अपने पड़ोसी देशों या दुश्मन देशों के बराबर कर लेना। शक्ति संतुलन यानी अपनी जो पावर है वो दूसरे देश की जो पावर है उसके बराबर कर लेना। दूसरी, शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए एक देश हमेशा अपनी शक्ति को उस देश के बराबर करने की कोशिश करता है जिससे उसे युद्ध या हमले की आशंका रहती है। जैसे भारत को उसके पड़ोसी देशों से, चीन से डर को दूर करने के लिए भारत को परमाणु हथियार विकसित करने चाहिए। शक्ति संतुलन सैन्य शक्ति को बढ़ाकर कायम किया जा सकता है, लेकिन सैन्य शक्ति के अलावा भी कोई भी देश है वो अपनी शक्ति संतुलन करे तो उसे अपनी आर्थिक ताकत, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक की जो ताकत है उसकी द्वारा भी शक्ति संतुलन कायम करना चाहिए। जैसे जापान है वो अपनी शक्ति संतुलन को इन्हीं के द्वारा संतुलित करता है। वो अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाता है, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक के मामले में एक डेवलप कंट्री है जापान। वर्तमान में मौजूद एक सैन्य संगठन का नाम लिखते उसके दो प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। तो वर्तमान में एक सैन्य संगठन है वो नाटो बचा है। वारसा 1990 के बाद भंग हो गया था, हमें पता है। तो नाटो बचा हुआ है, 1949 में ये बना था। पूंजीवादी देशों का ग्रुप है, अमेरिका के नेतृत्व में काम कर रहा है। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य देश हैं। तो गठबंधन सदस्य देशों की सहायता करते हैं। सामूहिक सुरक्षा के मामले में ये एक पे हमला सब पे हमला माना जाएगा, इस सिद्धांत पे कार्य करने वाला ग्रुप है। निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के बारे में बताना है। निशस्त्रीकरण क्या होता है? इसका अर्थ होता है हथियारों के निर्माण पे रोक लगा देना, अर्थात जब विभिन्न देश कुछ हथियारों का प्रयोग करते हैं तो उस पर रोक लगाई जाए तो उसे कहते हैं निशस्त्रीकरण। यानी विशेष प्रकार के हथियारों पे रोक लगाना, सभी पे रोक नहीं, विशेष प्रकार के। जैसे जैविक हथियार संधि हुई थी, कब हुई? 1972 में। रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी? 1992 में। ये हमने सीख लिया। अस्त्र नियंत्रण, अस्त्र नियंत्रण की संधि, अस्त्र नियंत्रण के द्वारा कुछ विशेष देशों द्वारा कुछ इस विशेष प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध लगाया जाए या उसके प्रयोग और निर्माण से संबंधित कुछ कानून कायदों का पालन किया जाए। और इसके लिए संधि हुई, कौन सी हुई? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM जिसको कहते हैं, कब हुई थी? 1972। परमाणु अप्रसार संधि 1968, अप्रसार 68। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा से आप क्या समझते हैं? तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा कौन सी है? मानव सुरक्षा और किसी देश की सुरक्षा नहीं, विश्व की सुरक्षा। मानव समुदाय को होने वाला खतरा है उसको टाला जाए। आंतरिक अशांति से ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की जैसे महामारियां हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित समस्याएं हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याएं हैं, गरीबी, आतंकवाद, मानवाधिकार हनन, इन प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं से भी इनको बचाया जा सके। इन खतरों से कोई एक देश नहीं बल्कि पूरी मानव जो जाति है वो प्रभावित होती है। विश्व स्तर पर महामारियां फैलने के कारण कौन से हैं? तो विश्व स्तर पर महामारियां क्यों फैलती हैं? तो उनका कारण है कि जैसे आप्रवास यानी कोई इच्छा से दूसरे देश में जाके बसते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस के लिए कोई जाता है, पर्यटन के लिए यानी घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए कोई जाता है, या कोई सैन्य अभियान जाता है एक देश से दूसरे देश में। तो ये जो विश्व स्तर की महामारियां हैं ये फैलती हैं।
सहयोग मूलक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सहयोग मूलक सुरक्षा का अर्थ है विश्व के सभी देशों द्वारा एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाकर खतरों से सुरक्षा करना, यानी आप जो भी खतरे आने वाले हैं भविष्य में उनसे बचाव का प्रयास करना मिलजुल कर। वर्तमान विश्व में अपारंपरिक प्रकार के खतरे मौजूद हैं जिनसे सुरक्षा तभी हो सकती है जब वो मिलजुल कर कार्य करें। इसे कहते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा। भारत की सुरक्षा रणनीतियां बतानी। कौन कौन सी सुरक्षा रणनीतियों पे काम करता है भारत? सैन्य सुरक्षा पे काम करता है। अपनी सैनिक जो क्षमता है उसे मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि भारत को सीमा सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा रहता है अपने पड़ोसी देशों से। देश की आंतरिक जो भी सामान्य समस्याएं, जो आंतरिक समस्याएं हैं उनको भी हल करना चाहिए। आर्थिक असमानता को भी दूर करना चाहिए। आंतरिक जो अंतर्राष्ट्रीय कानून संस्थाएं हैं उनका भी सम्मान करते हुए सहयोग करना चाहिए, उनको मजबूत करना चाहिए, सुमेलित करना है। विश्वास बहाली क्या होता है? विश्वास बहाली राष्ट्रों के बीच सुरक्षा मामलों पे सूचनाएं आदान प्रदान नियमित रूप से होनी चाहिए, उसे कहते हैं विश्वास बहाली। अगर कोई देश अपनी सूचनाएं नहीं देता, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं करता, तो वहाँ अविश्वास पैदा हो जाता है और वहाँ तनाव या उन देशों के बीच टकराव की समस्याएं बढ़ती हैं। अस्त्र नियंत्रण, कुछ खास हथियारों के इस्तेमाल से परहेज करना। गठबंधन क्या होता है? सैन्य हमले की स्थिति से निपटने के लिए या उसके अवरोध के लिए कुछ राष्ट्रों के साथ मिलजुल कर काम करना, गठबंधन बना लेना। और निशस्त्रीकरण, हथियारों के निर्माण या उनके हासिल करने पर अंकुश लगाना। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक उदाहरण देना है। आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से, जो जानबूझकर बिना किसी उद्देश्य के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। भय या आतंक का माहौल पैदा करना क्या कहलाता है? आतंकवाद। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था। किसने किया था? अलकायदा ने, ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में। शरणार्थी और अप्रवासी का में क्या अंतर है? तो शरणार्थी तो वो होते हैं जो युद्ध हो जाए या प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण लोगों को मजबूर किया जाए, वो अपने देश को छोड़ते हैं, तो उन्हें कहते हैं शरणार्थी। और जो अप्रवासी वो होते हैं जो अपनी मर्जी से दूसरे देश में जाके रहते हैं। तो ये अपना महत्वपूर्ण कंटेंट और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देख लिए।